राजाराम त्रिपाठी सर का बहुत धन्यवाद कहूँगा और आभार मानूंगा कि उन्होंने गोंदिया के किसानों के लिए ये पहल किए हैं और वो हमें साथ दे रहे हैं। जैसे कि आप जानते हो कि हमारा भी एक महिलाओं का समूह है जो अभी गोंदिया में चालू था और अभी देवरी स्टार्ट हुआ है, परसों आमगांव स्टार्ट हुआ और अगले 2 महीने में पूरे तालुका स्टार्ट हो जाएंगे। पास पास वहाँ पे 200-300 महिलाएं जुड़ रही है और उस माध्यम से हमारा जो भी ये किसान क्षेत्रों में है उनको मार्गदर्शन करना जैविक खेती के बारे में और त्रिपाठी सर के मार्गदर्शन में उनके लिए कार्यशाला लेना, उनको अवेयरनेस कैंपेनिंग चलाना, ये काम सर के मार्गदर्शन में होगा। और आगे चल के इसका एक मॉडल, एक ज़मीन वगैरह लेके, यानी एक जैसी 5-10 एकड़ का एक मॉडल जैसी वहाँ पे तैयार हुआ है, वहाँ पे हम पहले गोंदिया में तैयार करेंगे ताकि किसानों को जो मॉडल है कोंडागांव मॉडल वो यहाँ पे दिखे और उनका खर्चा भी बचे। पहले तो हम अभी जैसे ये होता है तो अगले महीने हमारा प्लान है क्या हर तालुका के 3-4 महिलाएं उनकी एक विजिट सबसे पहले हम कोंडागांव की करेंगे। वो 2 दिन का ये रहेगा, उसमें हम जानेंगे, सीखेंगे और उसके साथ जब हम आएंगे तो इसमें जो भी सर का मार्गदर्शन है उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। मेरा नाम डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी है और मैं लगभग 30 वर्ष पूर्व, इससे पहले मैं कॉलेज में प्रोफेसर था और फिर बैंक में अफसर में सिलेक्शन हुआ मेरा। बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड से अधिकारी था और अंततः नौकरी छोड़ के खेती शुरू किया था। बस्तर में पला बढ़ा, जो झीरम घाटी आप लोग सुनते हैं, जहाँ 30-32 कांग्रेस नेताओं की जहाँ पे गोली मारी गई थी, उसी गांव से हूँ। जहाँ पे घटना हुई वहाँ हम लकड़ी बीनने जाते थे दलिया बनाने के लिए, तो वहीं पैदा हुआ पलावड़ा में और वहीं बस्तर में खेती चालू किया। तब एक कोंडा गांव बस्तर जिले में ही था और खेती में बहुत उतार चढ़ाव देखा। एक समय हमारी ज़मीनें नीलाम पे आ गई थी। सफ़ेद मुश्ती खेती जब बड़े पैमाने पर कर रहा था, जब खेती हम चालू किए तो 1200 रुपया रेट था और जब मेरी फसल आई तो 400 रुपया रेट था और करोड़ों रुपया का कर्जा लेके हमने भारत का सबसे बड़ा कर्जा लिया था उसमें और रेट 1/4 हो गया। तो समझ में आया कि खेती में, खेत पे भले ना हारे, बाजार में किसान हार जाता है। तो मार्केटिंग मजबूत की। फिर उसके बाद हमने लगातार ये तय किया कि किसान को सबसे पहले बाजार के अनुसार, बाजार की मांग के अनुसार फसल उगाए और देश के किसानों को जोड़ा मार्केटिंग में, क्योंकि हमारे देश में बिचौलिए सक्रिय है और जो असल मुनाफा होता है, चाहे साग सब्जी का हो, सब आप जानते ही हैं। जो किसान की बरबट्टी अगर 12 रुपये में निकल रही है तो आपको यहाँ पे 40 रुपये मिल रही है, तो 12 और 40 के बीच का बिचौलिए खा रहे हैं। तो हमने एक प्रयास किया कि बिचौलिए क्यों आखिर है। इसलिए क्योंकि कंपनी की जो मांग होती है, एक्सपोर्टर की या इंपोर्टर की, इनकी मांग होती है बल्क क्वांटिटी, बड़ी तादाद, और होमोजिनस क्वालिटी, मतलब एक तरह का माल। तो किसान के पास भारत में 84% किसान 4 एकड़ के हैं। तो ये बड़ी दिक्कत थी क्योंकि मार्केट को चाहिए एक साथ माल, तो बिचौलिए पूरे देश का इकट्ठा करते हैं, उसकी ग्रेडिंग कर देते और असल मुनाफा ले जाते। तो हमने किया कि अगर किसान एकजुट हो जाए और वो मार्केटिंग को एक साथ मिलके करें, तो बड़े छोटे पैमाने में चालू किया। शायद धान गेहूं में मैं न कर पाता, जड़ी बूटियों की खेती चालू किया, छोटा सेक्टर था, तो मैंने उसे ऑर्गेनाइज किया पूरे देश के लेवल पे और सेंट्रल हर्बल एग्रो मार्केटिंग फेडरेशन एक बनाया, जिसे संक्षेप में चैम्प कहते हैं,
गूगल में मिल जाएगा, सेंट्रल हर्बल एग्रो मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। शुरू में 2001 में इसे सेंट्रल हर्बल एग्रो मार्केटिंग फेडरेशन छत्तीसगढ़ बनाया था, नया नया छत्तीसगढ़ बना। फिर समझ में आया कि रेट तो राष्ट्र के स्तर पर तय होते हैं, किसी प्रदेश का अगर संगठन होगा तो न चलेगा, दूसरा प्रदेश वाले को रेट डाउन कर दिया। तो सेंट्रलाइज प्राइस सिस्टम इस देश में बड़ा जरूरी है। तो हम नियम कानून या सरकार की ओर देखने के बजाय छोटा संगठन बनाए। आज वो संगठन बड़ा हो गया है और उसमें जड़ी बूटियों के अलावा मसाले, मिलेट्स यानी जो श्री अन्न कहते हैं उनको, हर वो चीज जिसकी ज्यादा डिमांड है, हम हमेशा डिमांड एंड सप्लाई पे नजर रखते हैं। व्यापारियों को भले, मैं आपको बताऊं, जैसे केडिला कंपनी सफेद मूसली का एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है फ्लैक्सी, उन्हें भले नहीं मालूम होगा कि 3 साल बाद उनकी क्या डिमांड होगी, लेकिन हमें मालूम है कि वह प्रोडक्ट कितना बिक रहा है, हमारे मार्केटिंग ग्रुप जो है सर्वे कर रहा है, और कितने रॉ मटेरियल की उसको जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से लगातार हम नवाचार किए, कई नई फसलों पे काम किया। काली मिर्च का इतिहास तकरीबन बहुत पुराना माना जाता है। आप सब जानते हैं काली मिर्च के कारण देश गुलाम हुआ था, मसाला खोजते आए थे पुर्तगीज, और उस समय सोने के भाव बिकता था। और ये हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड है जो इंग्लैंड के पार्लियामेंट के बहस में नोटेड है कि कभी ऐसा हुआ कि तौल में गड़बड़ करते थे वहाँ के व्यापारी, कि काली मिर्च के तौल में सोने के बराबर देने के बजाय वो काली मिर्च को और ज़्यादा भाव में बेच रहे हैं। तो उस पर बहस हुई थी पार्लियामेंट में। तो मेरा मानना ये है कि ग्लोबल जो डिमांड है उसमें धान गेहूं में हम अमेरिका, ब्राज़ील की धान गेहूं दाल में बराबरी नहीं कर पाएंगे। उनके हजार हजार एकड़ के खेत हैं, 10,000 एकड़ के। हमारा जो कोर एरिया है जिसके कारण हम सोने की चिड़िया कहलाते थे, वो है हाई वैल्यू क्रॉप, मेडिसिनल प्लांट्स है, जड़ी बूटियाँ हैं, मसाले हैं, ढेर जितने मसाले हैं वो सब के सब औषधि पौधे भी हैं, सुगंधी पौधे हैं, शहद है। तो मुझे समझ में आया कि अगर ये विश्व गुरु बनने का कहीं रास्ता है तो खेतों से गुजरता है, और हमारा जो मॉडल है इंडस्ट्री के ओर जा रहा है, इंडस्ट्री और बढ़ा रहे हैं हम। लेकिन मेरा मानना है कि देश में कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं हो सकती जो हमारा जो 54 करोड़ युवा हैं उनको रोजगार दे। इनको रोजगार देना अगर है तो खेत में ही मिल सकता है, और यदि रोजगार नहीं देंगे तो बड़ी भयंकर अराजकता भी आएगी। तो खेती, मेरा मानना है कि हम दाल चावल गेहूं सब उगाएं। मैं राइस सिटी गोंदिया में बैठा हूँ, हमारा स्टेपल फूड राइस है, राइस और गेहूं हम जरूर उगाएं, लेकिन ग्लोबल मार्केट में अगर हमें जाना है तो हम वो चीज़ लेके जाएं जिनका जो हाई वैल्यू है, जहाँ पे धान गेहूं चावल सारी फसलों के रेट जहाँ समाप्त होते हैं वहाँ से मसालों के और जड़ी बूटियों के रेट शुरू होते हैं। दूसरा, धान गेहूं में पौधे का 5 से 10% भाग ही मार्केटेबल है, बाकी पराली है, समस्या बन गई है, जैसे बाकी नहीं बिक पाता। लेकिन जड़ी बूटियों में, मसालों में लगभग पूरा पौधा बिकता है। फिर साग सब्जी धान गेहूं खाने के लिए उगाएं, कंज्यूम करने के लिए, हमको एक्सपोर्ट में नहीं जाने की जरूरत है। पेरिशेबल आइटम्स है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्टोरेज नहीं है, वेयर हाउसेस नहीं है, कोल्ड चेन नहीं है, तो मसाले या जड़ी बूटियां पेरिशेबल नहीं होती। काली मिर्च की शेल्फ लाइफ 4 साल है, मिर्ची 5 साल तक आप रख सकते हो, हल्दी 10 साल तक खराब नहीं होती। तो हम उन फसलों में जाएं जो पेरिशेबल नहीं है, जल्दी नष्ट नहीं होती, और हमारे पास लंबी लिस्ट है। तो इस पे मेरा मानना है हम एक नया प्रकल्प चालू करें। दूसरी बड़ी दिक्कत है, आप लोग तो बड़ा प्रबुद्ध समुदाय है, इस पे जाके सोचिएगा कि पिछले 3-4 सालों में गेहूं का प्रोडक्शन जो है, दाने बनते के समय, गेहूं के दाने बनते के समय टेम्परेचर बढ़ने के कारण दाने सिकुड़े और 16% हमारा टोटल प्रोडक्शन डाउन हुआ देश का। यही कारण है कि गेहूं का एक्सपोर्ट रोका गया, ख्याल होगा आप लोगों को। और हमारा रिजर्व स्टॉक जो 2 साल का रहता था, बीच में 6 महीने का ही रह गया था। ये ग्लोबल चेंज है। जो अप्रैल मई में हमको तरबूजा खरबूजा मिलता था, अब जनवरी फरवरी मिल रहा है। ये ग्लोबल चेंज है। क्यों? किसानों ने देखा ये मई जून में तो कोई फसल हो ही नहीं पाएगी, इतनी गर्मी है, तो शिफ्ट कर गए रबी के बजाय, वो मतलब खरीफ के जायद के बजाय रबी पे।
यानी रबी यानी विंटर की यानी सर्दी की फसल पे दोहरा वजन। पहले वो गेहूं उगाते थे, चना है हमारा, कई फसलें हैं, लेकिन अब उसी में शबर क्रॉप भी आ गया, तो एरिया डिवाइड हुआ। ये आगे चल के दिक्कत होने वाला है, और इस पे गर्मियों में कोई फसल नहीं हो पाएगी। तो जब हमारी रबी खरीफ जायद 3 फसल थी, एक फसल डाउन हो गया, एक विकेट डाउन हो गया आपका। दूसरे विकेट पे भी दिक्कत आएगी, क्लाइमेट चेंज जो बढ़ रहा है आप देख ही रहे हैं, तो उसकी तैयारी हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि आने वाले वक्त में विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या इस देश की है सर, 1 अरब 50 करोड़ है। आपका बच्चा का बच्चे के बारे में सोचना, अपने नाती के बारे में कि उसको रोटी कहाँ से मिलेगी, कौन उगाएगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग करिए। गल्फ कंट्री जितनी है उनके पास अकूत पैसा है, पेट्रोल बेच के वो हर जगह पॉली हाउस बना ले रहे हैं। यूरोप की कंट्री में पिछले 300 सालों में पूरी दुनिया को लूट के रखा है। यूरोप कंट्री के पास अकूत पैसा है, वो ग्लास हाउस बना रहे हैं पूरे खेतों में, कवर्ड, जिससे बर्फ भी नहीं गिरने पाए और ज़्यादा धूप आए तो वो भी रुक के आए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, लेकिन और कर क्या सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में पॉली हाउस का 1 एकड़ का लागत है 40 लाख रुपया। ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड का है, 40 से 50 लाख में 1 एकड़ का तैयार होता है। हमारे देश का किसान उसमें 50% गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे दे तो पर भी 25 लाख रुपया 1 एकड़ में लगा के प्रॉफिट नहीं कमा सकता। कोई 2 नंबर का 1 नंबर कर रहा हो तो उसकी बात मैं नहीं करता हूँ, या कोई नर्सरी कर रहा हो या किसी को एक्सपोर्ट का कोई महंगी चीज का ऑर्डर हो, वो कमा सकता है। लेकिन 100 में 95 फेल, क्योंकि 1 एकड़ का 40 लाख कैसे करेंगे। ग्लास हाउस की कीमत, बैठे बनेगी, ग्लास हाउस की कीमत तो और ज्यादा है, लगभग 1.5 करोड़ की लागत है। तो हमने एक मॉडल तैयार किया 30 सालों में पेड़ों के जरिए। भाई पॉली हाउस क्या करता है सर, धूप से बचाता है, गर्म हवा से बचाता है, यही तो करता है। हमने पेड़ को इस तरीके से लगाया कि गर्म हवा घुसने न पाए और ऊपर छाया बन जाए, जिससे कि 50% ही रोशनी आए और क्लाइमेट चेंज का हम उससे मुकाबला करें। उसे और एक फायदा है कि पेड़ अगर हम लगा देते हैं तो उससे पत्तियां जो गिरती हैं लगभग 6 टन साल भर में पत्तियां होती हैं। तो जैविक खाद का जो रोना है वो हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। गायों के जरिए अब नहीं हो सकती, गाय के गोबर इतना ज़्यादा नहीं है, और हम जानते हैं कि गाय के गोबर में 1.5% से ज़्यादा नाइट्रोजन नहीं है। और पौधे का भोजन क्या है, NPK। KPN क्यों नहीं बोलते, एन पहले इसलिए बोलते हैं कि मुख्य भोजन उसका नाइट्रोजन है, और यही कारण है कि जैविक खेती ज़्यादा जगह में सफल नहीं है। तो हमने किया कि भाई अगर पेड़ लगा दोगे तो पत्तियां जो गिरती हैं, पत्तियों में वो सब कुछ है जो नया पौधा बनने के लिए चाहिए। तो हम एक खाद की फैक्ट्री भी तैयार कर लिए, और ये छोटी बात नहीं है। इस देश की इकोनॉमी में सबसे बड़ा हिस्सा किसमें जा रहा है, खाद में। लगभग 3 लाख करोड़ का हर साल रासायनिक खाद हम ले रहे हैं, और इसमें 90% 80% हम इंपोर्ट कर रहे हैं। यानी देश का पैसा 2 लाख करोड़ से ज्यादा जा रहा है। खाली यूरिया पे, नाइट्रोजन पे 45,000 करोड़ हम सब्सिडी हर साल 40 से 50 60,000 करोड़ तक देते हैं। अगर ये मॉडल हम अपना लेते हैं तो खेत भी जैविक हो गया, पॉली हाउस बन गया, और ये प्लांटेशन में समझ लीजिए 1 लाख 1.5 लाख रुपया में आपका 40 लाख वाला पॉली हाउस तैयार हो गया। और 40 लाख वाला जो पॉली हाउस है, पहला है कि गैर कानूनी है, प्लास्टिक बैन कर दिए हो आप। ये हिपोक्रेसी है, जब प्लास्टिक बैन है तो प्लास्टिक का पॉली हाउस क्यों है, ठीक है, और इस पे सवाल उठ रहे हैं। तो ये नेचुरल है आपका ग्रीन हाउस, पहली चीज। वो 40 लाख में तैयार हो रहा है, ये 1.5 लाख में 1 लाख में तैयार हो जाएगा, उससे कम में भी हो सकता है। 40 लाख वाले की जो जिंदगी है 7 साल की, और ऐसा तूफान अगर आ गया तो 1 साल में भी उड़ जाता है। लेकिन ये जो पेड़ वाला है, ये 10 साल में आपको लकड़ी जो है 1.5 से 2 करोड़ की लकड़ी देता है। और भारत वो देश है जो 45,000 करोड़ की लकड़ी नॉन टिम्बर वुड इंपोर्ट कर रहा है। ये आंकड़े जो मैं कोट कर रहा हूँ नितिन गडकरी जी के, कॉमर्स मिनिस्ट्री में जब थे। हर साल हम 40 से 45,000 करोड़ की लकड़ी नॉन टिम्बर वुड इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये पेड़ हम लगाते हैं तो एक तो हमारा वो विदेशी मुद्रा बचेगी, दूसरा जो रासायनिक खाद जा रहा है, तो मेरा मानना है इंडिया की इकोनॉमी के लिए ये मॉडल क्रांतिकारी है। और केवल भारत नहीं, करीब 40% से 60% देश के लिए, जितने डेवलपिंग कंट्री है उनके लिए जरूरी है। मुझे भारत सरकार से 5 बार देश के सर्वश्रेष्ठ किसान का अवार्ड मिला है, लेकिन
मैं बड़ा दुखी हूँ, क्योंकि मैं मॉडल बना सकता हूँ। एक इंटरप्रेनर राजाराम त्रिपाठी जैसा व्यक्ति 30 साल 50 साल लगा के एक नया मॉडल दे सकता है, लेकिन इसको रिप्लिकेट करने का काम जो है सरकार का है। इसको हर हर आदमी तक पहुंचाने, हर किसान तक पहुंचाना इंटरप्रेनर के बस का नहीं होता है। मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगा प्रमोद गुनारे जी, यहाँ ये भी आए, जैसे सर आए थे वैसे इन लोगों का ग्रुप आया, देखे और बोले कि हमारे प्रदेश में हम करना चाहते हैं। तो मैंने पहले टेस्ट लिया 2-3 साल तक लगातार, क्योंकि ये केवल हवाई बात करने से नहीं होने वाला। खेती एक ऐसा कार्य है जो करना ही होता है, बातों से कुछ नहीं होना है। तो जब मुझे लगा कि हाँ ये लोग एक्टिव हैं, इनका महिलाओं का समूह देखा, इन्होंने एक बार मुझे बुलाया, सारे एक्टिव महिलाएं हैं। और मेरे यहाँ चूंकि खेती में 70% महिलाएं हैं, बस्तर में जहाँ काम कर रहा हूँ आदिवासी महिलाएं हमारे समूह में हैं, 70% वही लोग। मैं तो केवल चेहरा हूँ, असल काम करने वाले लोग वही। तो मुझे लगा यहाँ पे भी जब महिलाओं की मैं एक्टिविटी देखी, तो मैंने कहा कि आप लोग यहाँ चालू करो, मैं पूरा साथ दूंगा, लगाने से लेके बेचने तक। मेरा घर आपने देख लिया, कोई किराए के घर में नहीं रहता हूँ। मेरी जमीन देखी, खेत देखा आपने, और हम मिल के करेंगे। गोंदिया कोई ज़्यादा दूर नहीं है। मैं लगभग 3 मीटिंग सवेरे का करके 11 बजे निकला हूँ, और देखिए अभी 5 बजे। गूगल बाबा ने भटकाया नहीं होता और 2-3 रेलवे क्रॉसिंग नहीं मिली होती, तो मैं ठीक 5 बजे आता। मैं कभी 5 मिनट कहीं लेट नहीं होता हूँ, क्योंकि खेती ने मुझे यही सिखाया कि समय से चूका किसान और डाल से चूका बंदर, दोनों धरती पे नजर आते हैं। तो मैं आप लोग बहुत धन्यवाद देता हूँ कि, क्योंकि खेती के बारे में सर मीडिया जो है, यकीन मानिए 5% से ज़्यादा, मैं आपको सर्वे रिपोर्ट बता रहा हूँ, 5% से ज़्यादा प्रिंट मीडिया नहीं देता जगह। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो जब तक कोई किसान का आत्महत्या न हो जाए उसके लिए न्यूज ही नहीं। ठीक है, खाली आप लोग केवल राजनीति परोस रहे हैं, जबकि राजनीति के बारे में कहा गया मीडिया के बारे में कि मीडिया में राजनीति भोजन की थाली में अचार की तरह होना चाहिए राजनीति, लेकिन आप लोग खाली अचार ही खिला रहे हो, तो लीवर तो भ्रष्ट होना ही है। तो खेती पे भी थोड़ा सा अगर आप लोग कलम चलाया करें, क्योंकि जरा सोचिए, हम सोच रहे हैं, सरकार सोचेगी, लेकिन मैं दिल से बात करता हूँ, सरकार सोचेगी, नेताजी सोचेंगे, कलेक्टर साहब सोचेंगे, लेकिन हम भी सोचें कि हमारे बेटे का बेटा क्या खाएगा। और कब सोचेगा? जब थाली में रोटी नहीं रहेगी। क्या 1 अरब 50 करोड़ लोगों को इंपोर्ट करके खिला सकते? इंपोर्ट करके खिलाया जा सकता है? बताइए आप। और कौन गंभीरता से सोच रहा है? खेती की हालत ये है कि जिस महाराष्ट्र में बैठा हूं, अमरावती, आपका जो जिला है अमरावती, उसके बगल का एक और जिला है हाँ, वर्धा। वर्धा एक 90 दिन में 144 सुसाइड, यवतमाल। तो सोचिए, मैंने इसीलिए महाराष्ट्र को चुना, मेरा पड़ोसी भी है, जलवायु भी सेम है, हमारे रहन सहन बोली भाषा सेम है, हल्बी भाषा तो निकली ही वहीं से है आपके यहाँ से। तो मुझे लगा कि कल्चर सेम है, यहाँ शुरुआत की जानी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जहाँ समस्या है हल वहीं से करना चाहिए। और ये सरकार ये नहीं समझती, सरकारें नहीं समझती कि यवतमाल और अमरावती ये देश के हिस्से हैं। देश के किसी हिस्से में अगर घाव है तो पूरा शरीर मरता है, अगर मरेगा तो। इसलिए यवतमाल और अमरावती ये पूरे देश की समस्या है, और मेरी भी समस्या है, आपकी समस्या है। मैं कोई बिल्कुल लफाजी नहीं बोल रहा हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ, और मैं केवल काम करना जानता हूँ। आज की डेट में लाखों किसान जुड़ चुके हैं। अमेरिका से कंपनियां बंद करके आके कई लोग मेरे साथ मिलकर खेती कर रहे हैं। मैं किसी को कोई मॉडल नहीं है, कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग नहीं है। खेती आप करो, मिलेंगे, मार्केटिंग साथ में करेंगे। काली मिर्च 40 लोगों की जा रही है, राजा राम का 50 क्विंटल है, इनका 3 क्विंटल है, इनका 8 क्विंटल है। लिस्ट जाती है, 3 क्विंटल वाले को 3 क्विंटल का माल मिलेगा, मेरा ज़्यादा है तो ज़्यादा का माल मिलेगा, रेट सबको एक मिलेगा। कहाँ माल जा रहा है सबको मालूम। बाहर भले हम उससे डिस्क्लोज नहीं करते, कोई एक्सपोर्टर है, इम्पोर्टर है, जो पैसा हमको ज़्यादा देता है, एनडीए साइन करते हैं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करते हैं, लेकिन उस 50 किलो वाले को भी वही रेट मिलेगा जो राजा राम को मिलेगा। कोई ट्रेडर नहीं होगा बीच में, कोई बिचौलिया नहीं होगा, और ये मॉडल सक्सेसफुल। क्वालिटी बेस्ट दीजिए, खरीदार बैठे हैं। कोरोना ने सिखा दिया, हेल्थ के लिए पैसा देने को पूरी दुनिया तैयार है। डॉलर यूरो बरस सकता है सर यहाँ पे, लेकिन हम लोग 1 नंबर के बेईमान लोग। दूध जो हम जानते हैं कि छोटा बच्चा पीता है, तो यूरिया वाला दूध बनाते हैं, उसकी आंतें फट जाती है। हम जानते नहीं कि बच्चा, बोलते हैं टाइफाइड से मर गया, टाइफाइड से नहीं मरा,
तो मिलावटी दूध पिलाया, उससे मरा है बच्चा, और करोड़ों बच्चे मरे मिलावटी दूध से। रोज मिलावट होती है, ये जानते हुए कि बच्चे पिएंगे। हम कहाँ मिलावट छोड़ते हैं, चावल में, दाल में, हर चीज में मिलावट करते हैं। इसीलिए इंटरनेशनल मार्केट में हम बड़ी बड़ी बातें यहाँ बैठ के बोल रहे हैं, हमारी कोई वक़्त नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। क्वालिटी के नाम में भारत का व्यापारी की, मैं बुरा नहीं बोलना चाहिए, कोई अच्छी इमेज नहीं है। डॉक्टर साहब, देखिए जैसे आप प्रोफेसर थे, फिर बैंकिंग सेक्टर में अचानक से ऐसे खेती की तरफ जाने का मोह या ऐसा कहाँ से प्रेरणा मिला? देखिए, खेती बचपन से ही करते थे। दादाजी मेरे अंग्रेजों के समय बेस्ट फार्मर अवार्ड उनको मिला था, और उनको उठा के बस्तर के राजा ले आए थे कि हमारे क्षेत्रों में खेती सिखाना। तो खेती हमारे खून में थी, और नौकरी मैं लगातार करते रहा। जब बैंक में गया तो मेरी पर्सनालिटी को देख के या एक्टिविटी को बहुत सक्रिय है, तो मुझे वसूली का काम सौंपा गया। और जो लिस्ट सौंपी गई किसानों की थी, ग्रामीण बैंक में मैं गया था, ग्रामीण बैंक में ऑप्शनल मैनेजर था मैं। तो वहाँ पे जो लिस्ट सौंपी गई उसमें 97% किसान थे, और 97 में 100% ट्रैक्टर वाले थे। तो मैंने प्रोजेक्ट निकाल के देखना चालू किया कि ट्रैक्टर देने के पहले एक रिपोर्ट बनाता है फील्ड अफसर कि कैसे इसको ज़्यादा आमदनी होगी और कैसे ये उससे कर्जा पटाएगा। तो जब मैं देखा उसमें रहता है 1200 घंटे साल में चलेगा, ये फसल लगाएगा, एक फसल और लगेगी, तो मैंने पाया जो रिपोर्ट है सारी की सारी फर्जी है। मैं किसानों से मिला, बोल काहे कर्जा नहीं पटाते, बताया पैसा प्रॉफिट ही नहीं होता। 20 ट्रैक्टर अगर गांव में है तो सरपंच का खाली कर्जा पटेगा, या जो गुरुजी हैं, जो गुरुजी खेती भी करते हैं, उनका कर्जा पड़ता है, बाकी का नहीं पड़ता, बाकी एनपीए होता है। तो मैंने इकोनॉमिक्स देखना चालू किया, स्केल ऑफ फाइनेंस, और नाबार्ड को लिखा मैंने कि सर जो आपके आंकड़े हैं खेती के बड़े गलत हैं। तो मैंने डायरेक्ट करके लिखा था बाई नेम। तो रंजना कुमार थी वहाँ, उस समय सीनियर आईएएस थी, उन्होंने बुलाया और बॉम्बे बुलाया और बोला आप प्रूव करो जो चिट्ठी लिखी हो। तो मैंने बताया कि वास्तव में खेती में, अभी भी आप देखिए खेती में अगर 5 एकड़ आप रेंट पे ले लो, या खरीदे, कोई नवयुवक है खरीद के खेती करे, तो वो भी एसेट का में तो आएगा ना, जितने में खरीदा उसका ब्याज तो जुड़ेगा उसमें, उसको जोड़ ले, और अपना खुद का सुपरविजन कॉस्ट भी जोड़ ले, तो हर खेती घाटे का सौदा। मजदूरी निकल जाए बड़ी चीज, और धान गेहूं तो सर्तिया है। तो मैंने इस चीज़ को कहा, तो उन्होंने माना नहीं। उन्होंने कहा कि मैं अपने ईडीज को बुलाती हूँ, आप रुक सकते हैं। मैं बोला रुक जाऊंगा। उन्होंने भारत के सारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को बुलाया, एक्सपीरियंस को बुलाया, बोला ये आदमी बता रहा है कि खेती घाटे का सौदा है अभी, और हमारा जो आंकड़े, क्योंकि नाबार्ड जो होता है बैंकों का बैंक है, सभी बैंकों को खेती में कितना ऋण दिया जाना है ये कौन तय करता है? नाबार्ड। और उसी सर्कुलर को इंडिया के सारे बैंकों को फॉलो करना पड़ता है। तो मैंने बताया कि स्केल ऑफ फाइनेंस में बड़ी खामियां हैं, और सारे एडीज आए, दिन भर मंथन चला, बाद में उनको माना कि हाँ सही बोल रहे आप, इसको और सुधारेंगे, बेटर बनाएंगे। और मुझे नाबार्ड की कंसल्टेटिव कमेटी का मेंबर भी बनाया उन लोगों ने। हालांकि उसके बाद एक बार भी मीटिंग में नहीं बुलाया। तो उन्होंने चलते समय कहा कि तुमने आपने समस्या बहुत बड़ी उठाई, लेकिन अगर समस्या आपके दिमाग में आई त्रिपाठी जी, तो सॉल्यूशन भी ढूंढिए ना आप। समस्या उठा देना तो बड़ी आम बात है, आप सॉल्यूशन के पार्ट बनिए। तो मैं सॉल्यूशन का पार्ट बना, और उसी में समस्या के हल करने की प्रक्रिया में मेरे 30 साल पूर्ण हो गए, पता नहीं चला। और समस्या को हल करने के प्रयास में आप लोग सामने बैठा हूँ कि शायद गोंदिया में भी कुछ हो जाए, और ये लोग 2 कदम चलेंगे तो मैं 1 कदम चलूंगा, पहले बोल रहा हूँ। करना इन लोगों को, करना आप लोगों को। और मैं प्रमोद आपके ऊपर उतना ज़्यादा नहीं, जो पीछे महिलाएं बैठी हैं इन लोगों के ऊपर ज़्यादा भरोसा करता हूँ। ये लोग अगर ठान लेंगे तो बड़े आराम से। कौन से वर्ष से शुरू किया जी सर, मैं 96 से चालू किया था, मेरा जो पहला फार्म है 96 से। और हमने वहाँ से काली मिर्च की कितने नई एकड़ में शुरू किया? 7 एकड़। 7 एकड़। अभी कितने एकड़ में काम करते हैं? अभी हमारा 45 आदमी का परिवार है, 7 भाई हैं, सबसे बड़ा भाई मैं हूँ। हम लोगों की लगभग वहाँ 300 एकड़ के आसपास जमीन है। 300 एकड़ जी। हालांकि वो 45 आदमी में बांट दोगे तो हम गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे। एक साथ हैं इसलिए बड़ा वो है। और करीब 1200 एकड़ हमारे साथ जुड़ के वहाँ के लोग आदिवासी परिवार कर रहे हैं, तकरीब 1200 एकड़ जी। और 27 गांव हैं जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, जो जुड़ के अभी 27 बस्तर के गांव के।
जी जी, और ज़्यादातर आदिवासी परिवार है। उत्पादन क्या क्या ले रहे हैं हर्बल वगैरह में, काली मिर्च? जी, काली मिर्च है, हम ऑस्ट्रेलियन टी के पेड़ लगाते हैं, उसपे काली मिर्च चढ़ाते हैं। उसके नीचे में हल्दी है, अदरक है, स्टीविया है, सफ़ेद मूसली है, कालमेघ है, कालमेघ जिसे चिरायता भी कहते हैं, तुलसी है बड़े पैमाने पर, तुलसी करीब 25 इस तरह की हर्ब्स है। ये हम बदलते रहते हैं। तो तुलसी का बीजा निकाल के तेल वेल का उत्पादन करते हैं। तेल का भी लगाया है, तेल का भी यूनिट हम लोगों ने लगाया है। अगर 25-50 एकड़ से ऊपर का हो तब तेल निकालना का यूनिट वाइबल है। और फिर मैं कहूँगा पहले ग्राहक खोज लें। जब ग्राहक आ जाए, खड़े हो जाए, तब खेती करना चाहिए। जैसे यहाँ के लोगों को मैंने कहा, जो हम लगाएंगे उसका मार्केट पहले से तैयार रहेगा, हम निश्चित हैं। और जहाँ राजा राम का माल बिकेगा वहीं आपका माल बिकेगा। जिस रेट पे राजा राम का समूह का माल बिकेगा उसी रेट पे आपका भी बिकेगा। अधिकांश चीजें इसलिए असफल होती क्योंकि उनके पास एक्चुअल में मार्केट नहीं होता। अभी जैसे हमारे यहाँ महिला बचत गट और ये चल रहा है, बचत गट तो बना दिए लेकिन उनको मार्केट ही नहीं दी। बिल्कुल सही कह रहे जो कंपनी वहाँ दंतेश्वरी है, हैं जी। ये औषधीय पेड़ जो है प्रोडक्ट्स बनाते जी, औषधि, सुगंधी और मसाले, और तीनों रेंज रखते हैं। और जैसे ताश का पत्ता फेंटते रहते हैं, उसी फसलों को फेंटते रहना चाहिए। डिमांड, मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए एक ही पे अगर सारे के सारे कूद जाएंगे तो उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी और डिमांड हो जाएगी। और जैसे कि आप देखिएगा, प्याज का रेट बहुत डाउन हो गया, मान लो 1 रुपया 2 रुपया हो गया, तो अगले साल किसान प्याज से हट जाता है तो उस साल फिर प्याज का रेट 50-60 रुपया हो जाता है। हर साल आप देखिएगा। और मुनाफाखोरी की बात करिएगा तो जब भी आलू निकलता है तो 4 रुपया 5 रुपये ऊपर कहीं नहीं बिकता किसान का आलू। और वही आलू केवल 4 महीने बाद 40 रुपया बिकता है। 4 का 40, आप उसमें कोल्ड स्टोरेज का खर्चा भी 6 रुपया जोड़ दीजिए, 10 रुपया हो गया। 10 का 4 गुना 80 रुपया तक बिकता है। 1 का 2 करिएगा तो जुआ है, और 1 का 5 करिएगा, 6 करिएगा तो व्यापार है। और ये व्यापार किसान के नाम पे हर साल होता है। धान गेहूं वगैरह में भर खाली आप सोच लीजिए, इसमें भी कभी ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा किसान को। जैसे गवर्नर बंधा हुआ है इसका, कैसे? सबसे बड़ा किसान का खरीदार कौन है धान गेहूं का? सरकार। तो खरीदार कभी चाहेगा कि बहुत ज़्यादा रेट जाए? आप बताइए, कभी चाहेगा खरीदार? तो ये कितना भी बढ़ा लीजिएगा, धान गेहूं का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ना भी नहीं चाहिए, ताकि आम आदमी को भी भोजन मिल सके। ये जरूर हम उगाएं, लेकिन हमारी जितनी सब स्टैंडर्ड लैंड है, देखो धान हर जगह नहीं होता, धान उगाइए जहाँ उगा रहे हो, लेकिन जो सब स्टैंडर्ड लैंड है, बैरन लैंड है, मरहन लैंड बोलते हैं, बी ग्रेड लैंड है, तो खाली पड़ी है। आपको जान के आश्चर्य होगा, 5 करोड़ हेक्टेयर जमीन हमारे यहाँ बंजर पड़ी। उसके लिए पड़ती सुधार मंत्रालय वगैरह बना हो, क्या हुआ उसका मुझे नहीं मालूम। अगर ये जो नौजवान है, युवा है, इनको खेती का विधिवत ट्रेनिंग दे के आप ये पड़त भूमि दे दीजिए, महिलाओं को दे दीजिए कि भाई मत दीजिए हमेशा के लिए, 10 साल के लिए दे दीजिए, 20 साल के लिए लीज पे दे दीजिए। जमीन को उठा के तो नहीं ले जाएंगे, पेड़ लगाएंगे। तो पेड़ से हर तरह का फायदा है, ऑक्सीजन आपको मिल रही है, पेड़ धरती को छाया मिलती है तो माइक्रो बैक्टीरिया ऐसे बढ़ जाते हैं। विकास के नाम पे विनाश हो रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, उससे पूरा चेंज हो गया है पर्यावरण। आज 3 फसल आपने बताया, 2 पे आ गई है। सब बोर्ड मेंबर है आयुष मंत्रालय, जी तो ये जो मेडिसिनल प्लांट लगाने के लिए आयुष मंत्रालय से जो योजना है उसके माध्यम से कितना इसका देखो भला होगा? देखो सर, मैं कड़वा बोलता हूँ, 35-37 लोगों का बोर्ड है, मुझे बनाया मेडिसिन प्लांट बोर्ड का, उसके बाद एक मीटिंग आज तक नहीं हुई, 4 साल हो रहा है। समझ लो क्या मतलब। कोरोना के समय 4,000 करोड़ दिया था पैकेज मेडिसिनल प्लांट की खेती के लिए, तो बोर्ड ने उसको वापस कर दिया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को। कैसे करें, क्या करें, समझ में नहीं आया। तो बोर्ड बनाने से बोर्ड बहुत है, काम करने वाला आदमी चाहिए। बोर्ड बनाने से कोई कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं साधारण किसान हूँ, वही ठीक है। मेडिसिनल प्लांट बोर्ड का मैं मेंबर हूँ। 37 आदमी में 30-32 तो IAS है।
दो चार नेताजी हैं हमारे, एक आध गलती से राजाराम त्रिपाठी को कोई बोला हो गया बहुत अच्छा काम कर रहा है इसको, लेकिन अब मेरे सामने बात करते हैं तो सारी चीजें ओपन हो जाती हैं, इसलिए मीटिंग ही नहीं बुलाया। देखिए मैं एक तुलना दूंगा सर, बड़ी अच्छी तुलना है। हमारा पड़ोसी देश है चाइना। चाइना के पास केवल 450 जड़ी बूटी है, 450। हमारे पास 4000 से ज्यादा है। चाइना के पास केवल 4 क्लाइमेटिक जोन है, 4। हमारे पास 16 क्लाइमेटिक जोन है। इतनी विविधताएं हमारे यहाँ, जो चाहो वर्ल्ड में उगता है वो यहाँ उगेगा। 16 क्लाइमेटिक जोन। चाइना से ज्यादा हमारे पास कल्टिवेटेबल लैंड, खेती योग्य भूमि है। पता है आपको, चाइना भले लंबा चौड़ा है लेकिन खेती वाली जमीन, खेती लायक जमीन किसके पास ज्यादा है? भारत। मेहनत का हाथों की भी कमी नहीं हमारे देश में। बावजूद इसके चाइना का हर्बल का एक्सपोर्ट 1.5 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़, और भारत का 35 से 40 हजार करोड़, 5 गुना हमसे ज्यादा है उनका हर्बल का एक्सपोर्ट। जबकि हमारे पास जड़ी बूटी 10 गुना है, वैरायटी, क्लाइमेटिक जोन ज्यादा है, खेती ज्यादा है, मेहनत। हमारे पास आयुर्वेद है, चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, वृक्ष आयुर्वेद है, कृषि पराशर, क्या नहीं है हमारे पास। लेकिन क्यों पिछड़े हुए हम लोग? कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है हम लोगों में। और हम हर चीज के लिए, मैं सरकार को बिल्कुल दोष नहीं देता, सरकार का काम ही ये नहीं है, हमको आपको करना है। अभी किसान लोग आधुनिक खेती की तरफ हाइड्रोपोनिक की और इधर कुछ कर रहे। हाइड्रोपोनिक्स पे प्रयोग बहुत जरूरी है। ये धरती को तो ऐसा बना दिए हो कि आने वाले वक्त में रहने काबिल नहीं रहेगी, इतना जहर भर दिए हो मिट्टी में। तो आपको जाना पड़ेगा मंगल ग्रह और चंद्रमा, तो वहाँ मिट्टी है नहीं, वहाँ मिट्टी नहीं है, इसलिए हाइड्रोपोनिक्स पे प्रयास किया जा रहा है। लेकिन भारत में जहाँ मिट्टी भरपूर है, काहे के लिए 2-1.5 करोड़ एकड़ वाली खेती कर रहे हो? मिट्टी है ना तुम्हारे पास। जहाँ मिट्टी है वहाँ हाइड्रोपोनिक्स की क्या जरूरत है? गिट्टी रेती बजरी में उगा के दिखा रहे हैं। चंद्र, मेरा मानना है ये आधुनिक खेती के नाम पे हम हाइड्रोपोनिक्स, और ये जो है ये रिसर्च का पर्पज से बहुत अच्छा है, इकोनॉमिक वाइबिलिटी के पर्पज से। वर्मा जी सोने चांदी वाले हैं, एटीपी ज्वेलर्स हैं, वो अगर करते हैं तो सही है। लेकिन आम किसान, पढ़ा लिखा नौजवान अगर जाएगा, कोई एक स्टार्टअप चालू करेगा, तो आपकी जो पालक है वहाँ निकली है, और आलू निकला है, टमाटर जो आपने 1 एकड़ में 2.5 करोड़ डाल के निकाला है, उसको कोई 500 रुपये किलो थोड़ी देगा। जो राजाराम जी उगाए होंगे 12 रुपये किलो बेच रहे हैं, उसको 12 रुपये रेट मिलना है। हाइड्रोपोनिक्स में उगाए से ज़्यादा रेट तो नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा खर्चीली पद्धतियाँ हैं, मेरा मानना है। जैसे कि मैंने देखा पॉली हाउस का, मैंने बार बार बताया कि पॉली हाउस में आंख मूंद के मत कूदो। अगर नर्सरी का काम है आपका, एक्जॉटिक वेज यानी फॉरेन की कोई वेजिटेबल उगा के बेच रहे हो, आपका 400-500 रुपये किलो का ऑर्डर है, 5 यूरो 10 यूरो का, तो लगाओ। या कोई कट फ्लावर उगा रहे हो, पहले से मार्केट है, तब उगाओ। ये 3 चीज़ के अलावा अगर आपने लगाया, वही ककम्बर उगाया, वही ककड़ी, खीरा, शिमला मिर्च उगाएंगे, तो जो खुले में लगा रहा है वो 12 रुपये किलो में उगा के भी कमाएगा। लेकिन पॉली हाउस में आपने 50 लाख रुपया डाला है, उसका ब्याज हो गया 7 लाख रुपया, 25 लाख सब्सिडी के बाद। पहले ब्याज निकालिए, फिर मूलधन निकालिए, फिर जो लेबर काम किया उसके लिए निकालिए, फिर धान, उसके अलावा मजदूरी, दवाई, बीज सब निकाल देंगे, तो आपको पता चला कि पॉली हाउस ने आपको कंगाल कर दिया। मैंने केस स्टडी करके बोल रहा हूँ पॉली हाउस के, छत्तीसगढ़ के 108 पॉली हाउस के केस का स्टडी किया है। राजस्थान में सर बहुत सक्सेस है पाले, बेहद होगा। और वो इजराइल से अपेक्षा होगा। मुझे मालूम है, मैं इजराइल गया। सबसे पहले भारत में ड्रिप इरिगेशन 2001-2 में जब प्लास्टो आया था, प्लास्टो कंपनी बाहर की है, भारत की फिनोलेक्स के साथ मिलकर पहला ड्रिप चालू किया, तब से मैं जुड़ा हूँ। मेरा मानना है जहाँ पे साग सब्जी बिल्कुल नहीं हो रही है, जैसे रेगिस्तान है, वहाँ पॉली हाउस अच्छा है, क्योंकि लोकल डिमांड अच्छी रहेगी। 30-40 रुपये किलो सब्जी बिकती है, उगा सकता है वो आदमी जहाँ पे नहीं है। लेकिन जहाँ पे धरती है और जलवायु भी ठीक है। लेकिन मैं राजस्थान के लिए बता रहा हूँ, राजस्थान में भी युद्धवीर सिंह है, जो किसान नेता, बड़े किसान नेता हैं राजस्थान में, उन्होंने भी इस पॉली हाउस, ग्रीन हाउस वाला मॉडल लगाया है। अंततः सोचना यह है कि 7 साल बाद पॉली हाउस आपका जीरो हो जाए, ठीक है। 7 साल में ही आपको निकालना है पैसा, 25 लाख रुपये 1 एकड़ से। तो पॉली हाउस वाले का 7 साल बाद किसी से मिलके आया,
इनकम और वो लीजिएगा, कभी बढ़िया साग सब्जी हो रही है, इसके सक्सेस मत मानिए आप। पॉली हाउस में पेड़ लगाओगे, छाया है तो अच्छा मिलेगा ही, वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा होगी। क्यों, क्या होता है, अच्छा सवाल पूछा। जो पौधे हैं भोजन बनाते हैं सूरज की रोशनी से, ठीक, सुबह 6 बजे सूरज उगा, बनाते हैं। कभी पैटर्न आपने देखा कि 10-11 बजे पत्ते, कई पौधों को देखा ऐसे सो जाते हैं, तेज धूप आई? क्योंकि पत्ते भोजन बनाने के लिए एक निश्चित इंटेंसिटी की लाइट चाहिए। उससे ज्यादा अगर लाइट आएगी तो जैसे टार्च आंख पे मारा तो हमारी आंख बंद होती है, वैसे जो भोजन बनाने वाले अपना प्रकाश संश्लेषण करने वाले, फोटोसिंथेसिस करने वाले जो फोटोवोल्टिक सेल है वो बंद हो जाते हैं। तो 11 बजे बंद हो जाते हैं, दोबारा कब खुलते हैं, दोबारा पौधा कब काम करता है, पत्ते शाम के 3-4 बजे। तो ये 5 घंटा ये पौधे तेज धूप होने के कारण, ज्यादा रोशनी होने के कारण काम नहीं करते। तो कितना घंटा काम किया, सुबह 6 से शाम 6 के बीच, 6 या 7 घंटा, 8 घंटा, 6 घंटा काम करता है पौधा। पॉली हाउस में वो 12 घंटे काम करता है, क्योंकि बराबर एक समान रोशनी आ रही है, तो वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होता है, इसलिए थोड़ा प्रोडक्शन पॉली हाउस में ज्यादा होता है। लेकिन अगर वही काम हम पेड़ों की छाया से करें, सूरज की रोशनी आई घूम रही है, एक जगह तो छाया रहेगी नहीं, ठीक है, तो हमारा आम के आम गुठली के दाम, पेड़ पेड़ से अपने खाद भी मिल रहा है, पॉली हाउस खाद नहीं बनाता, ये खाद भी बना रहा है। पॉली हाउस 7 साल में 0 हो जाएगा, ये हमें लकड़ी भी देगा। फिर ये पेड़ों पे जो चिड़िया बैठती हैं, चिड़ियों की जो बीट होती है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट का काम करती है, बहुत अच्छी खेती होती है। तो पेड़ तो लगाने ही पड़ेंगे। पॉली हाउस में 4 लाख रुपए साल का नुकसान है। हाँ, डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी सबसे शिक्षित किसान है, हेलीकॉप्टर वाले किसान के रूप में जाने जाते हैं। 40 देशों का प्रवास करके वहाँ पर जो है सेमिनार आपने अटेंड किए, जो कि बताया। आपका इसके बाद क्या विजन है? देखिए, बाद और पहले का नहीं, मैं तो एक ही जो लक्ष्य लेके चला हूँ, उसमें मुझे लगता है मैं कुछ भी नहीं कर पाया। जितना मैंने सोचा था, जो मुझे उम्मीद थी कि अ, इस देश के युवा खेती की ओर बढ़ेंगे, मेरा मानना है कि अभी इस देश को 50 से 65 साल की उम्र के लोग खिला रहे हैं। तो रोटी जो हमारी थाली में आ रही है, उसमें 25 साल 24 साल के युवा बहुत कम है। ये पीढ़ी अगर रिटायर होगी, उसके बाद क्या होगा? मैं भारत शासन के आंकड़े बताऊंगा, पिछले 2 सालों में 2 करोड़ लोगों ने खेती छोड़ा है। और नया खून अगर खेती में नहीं आएगा तो सर, ना मोबाइल से रोटी डाउनलोड होगी, ना कंप्यूटर से डाउनलोड होगी, ना सैटेलाइट से आएगी, ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आएगी, ना ड्रोन से बरसेगी रोटी। जो खेती के नाम पे जो कुछ भी आप कर रहे हो, धरती से जुड़े हुए कार्यक्रम जरूरी है, जड़ से जुड़े हुए कार्यक्रम जरूरी है। हर चीज को इवेंट मोड में ले जाने से कुछ भला नहीं होने वाला। ये ठोस काम है खेती का। 96 में आपने बताया मेरे 7 एकड़ से शुरू जी वो 7 एकड़ आप पैतृक जमीन? नहीं, मेरे पास उस समय 35 एकड़ जमीन बाबूजी की थी, और वो गांव कतलान जो मैं बता रहा हूँ मूल तो वहाँ थी। मैंने कोंडा गांव में 7 एकड़ लेके नया चालू किया। मैं पूरी तरह से वर्जिन लैंड पे काम करना चाहता था, जिसमें कोई रासायनिक खाद दवाई न हो, और भारत का पहला सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म 97 में अप्लाई किया। सन 2000 में इकोसेट जर्मनी से हमें ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिला। और सर्टिफिकेशन इसलिए लिया कि यूरोप के मार्केट में अगर आपको घुसना है तो उनका सर्टिफिकेट जरूरी है। मेरे देश के किसी सर्टिफिकेट पर यकीन नहीं करते थे, और वो एक तरफ से गेट पास था। और अगर वहाँ जाता है तो मुझे 4 यूरो 5 यूरो बड़े आराम से हल्दी का हर चीज़ का मिलता था, और 5 यूरो मतलब 400 रुपया किलो। और यहाँ मैं जान भी दे देता था तो 70 रुपया 80 रुपया किलो से ऊपर नहीं मिलता था। तो ये दुगना तिगुना जो फायदा था, इसलिए और सर्टिफिकेशन दिया। हम फायदे को मद्देनजर रखें, खेती को व्यवसाय की तरह भी देखें। एग्रीकल्चर है बोल रहे हैं, लेकिन मैं कल्चर कैसा कल्चर है भाई? एक ऐसा कल्चर है जिसमें बेचने वाला हमेशा फायदे में है। ट्रैक्टर बेचने वाला दो शोरूम से 3 बना रहा है, बीज बेचने वाला एक दुकान से 2 दुकान बना रहा है, खाद बेचने वाला आगे बढ़ रहा है। ट्रैक्टर
से लेके खाद बीज दवाई तक बेचने वाला हर आदमी, इनपुट बेचने वाला जो है लाभ में है और किसान जो है घाटे में। ऐसा कल्चर, अगर कल्चर है तो फिर किसान सुसाइड कर रहा है, हर किसान की सुसाइड समाज के मत्थे है। तो किसान ऐसे नहीं मरता, बड़ा जीवट होता है, मरने के पहले 1000 बार मर चुका होता है। जब कोई रास्ता नहीं दिखता ना, तब मैं यवतमाल में एक परिवार में अपना जन्मदिन मनाने गया था 3 साल पहले। सबसे पहले परिवार का जो मुखिया था उसके ऊपर कर्जा था, कपास लगाया था, फेल हो गया, सुसाइड कर लिया। नौजवान बेटा था, उसके मत्थे आया, 3 साल उसने खेती की, चौथे साल उसने भी सुसाइड किया। कैसा सिस्टम बनाया है। और मरने के पहले अच्छा उन्हीं के परिवार में जाके हम भाकरी खाए। तो मेरा मानना है कि एग्रीकल्चर को कल्चर छोड़ो, आप इसको बिजनेस ही मान लो और बिजनेस की जो सुविधाएं देते हो वो किसानों को दो। आप इसको बिजनेस मान लीजिए और टैक्स भी लीजिए सर, प्रॉफिट होए तब ना। अब राजाराम से टैक्स लीजिए, अगर राजाराम पैसा कमा रहे हैं बिल्कुल लीजिए टैक्स, देश के लिए देख के हमें अच्छा लगेगा। लेकिन पहले सवाल समझिए कि खेती से बड़ा रिस्क पैसे किस चीज़ के होते हैं, मेहनत के और रिस्क। सबसे ज़्यादा मेहनत किसमें है सर? खेती में। हमारा कोई संडे छुट्टी नहीं होती, होली छुट्टी नहीं होती, पानी लगाना है तो लगाना है। रिस्क हाल ये है कि आईसीआर का वैज्ञानिक जो सबसे बढ़िया बीज बनाता है उससे बोलोगे लिख के दे 100% जर्मिनेशन होगा, नहीं देगा। धरती लगा दिया, फसल हो भी गई तो खलिहान में पानी बरस के खराब हो जाएगा, पता नहीं। लेके गए मंडी के गेट पे दाल बेचने के लिए, मैं हरदा की बात बता रहा हूँ, 400 ट्रक एक ही दिन में, इतना पानी गिरा पूरी अरहर भीग गई, उग गई। मंडी के गेट पे सड़ गया, मंडी में भी चले गया, रेट डाउन कर दिया लोगों ने। गवर्नमेंट का 54 रुपया रेट था दाल का और बिका 38 रुपया। रेट मिलेगा पता नहीं, फसल आएगी पता नहीं। एक बड़ा विषय कृषि के संदर्भ में हमेशा आता है, हमारे विचार में भी आता है। हम कई बार देखते हैं कि अभी भी जैसा देख रहे हैं 1 रुपया 50 पैसे, 1.5 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये किलो में टमाटर बिक रहे हैं। अभी 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये किलो भी टमाटर हुए। तो कहीं ना कहीं ये सब सारी चीजें जब पैदावार ज्यादा हो जाती है, मांग कम हो जाती है, तो इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती है। तो इसके लिए हमारी आवश्यकता के अनुरूप कई बार हम देखते हैं कि जैसे धान का भी हम देखते हैं कि धान कई बार जो है वो सड़ रही है गोदामों में, सरकार के पास धान रखने के लिए जगह नहीं है, बेचने के लिए जगह नहीं है। सरकार के माध्यम से आप लोग सब भी सरकार में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं, चूंकि कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या ऐसा कोई उपाय और प्रबंधन नहीं किया जा सकता कि आवश्यकता के अनुरूप भी हर विषय सामग्री की खेती हो कि हमारी आवश्यकता इतनी है और उसके हिसाब से हम किसानों को बताएं कि आपको कौन सी फसल कितनी लगानी है, ताकि एक प्रॉपरली मैनेजमेंट हो। एक्चुअल में एग्रीकल्चर को लेकर के ये भी देखने में समझ में आ रहा है कि कृषकों की जो आर्थिक स्थिति खराब हो रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं ये बड़ा भारी कारण है। क्या मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल, आप सवाल और सवाल का जवाब लगभग दोनों दे दिए। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। देखिए, मांग के अनुसार थोड़ी देर पहले आप शायद मैंने यही कहा था कि किसान को मांग के अनुरूप खेती करना चाहिए, मार्केट सर्वे करना चाहिए क्या डिमांड है। दूसरी चीज, टमाटर जो हर साल फेंक रहे हैं, ये कोई इस समस्या का हल कोई रॉकेट साइंस नहीं है। गांव के स्तर पे छोटे छोटी प्रोसेसिंग यूनिट डाल दें, सोलर ड्रायर लगा दें, उसके टमाटर का चिप्स बना के सुखा लें, 4 साल खराब नहीं होता। प्यूरी बना लें, केचप बना लें और ये 10 बाई 10 छोटे से कमरे में हो जाता है। उसकी मार्केटिंग पूलिंग हो। एक अकेला राजाराम में छोटा सा बनाएगा वो कहीं नहीं बेच पाएगा। वही मैंने प्रमोद जी को कहा, आप ढेर सारे लोगों को जोड़ के पूरे जिले के स्तर के 50 यूनिट को जोड़ के फिर उसकी ब्रांडिंग करें। और वो उतना कठिन काम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर एक को टमाटर चाहिए, साल के 12 महीने चाहिए। 12 महीने नहीं मिल रहा है तो टमाटो केचप बिकेगा, चिप्स बिकेगा। हमने प्रोसेसिंग पे ध्यान नहीं दिया, हमने वेयर हाउसिंग पे ध्यान नहीं दिया। हर ब्लॉक लेवल पे कोल्ड स्टोरेज गवर्नमेंट का हो कि हर गरीब से गरीब किसान वहां ले जाके टमाटर अपना स्टोर कर दे। हमने इस पे काम नहीं किया और ये इसलिए हुआ क्योंकि देखिए, भारत में कभी सोचिएगा, वन विभाग के लिए फॉरेस्ट का जो अफसर होता है जूलॉजी बॉटनी से लिया जाता है। स्टेटिक्स वाला जो होता है इंडियन स्टेटिस्टिकल सर्विस में जाता है। इंडियन फॉरेन सर्विस में
फॉरेन अफेयर्स का एक्सपर्ट को रखा जाता है। ठीक है, रेलवे में इंजीनियर्स जो है रेलवे इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू जाते हैं। ठीक, एग्रीकल्चर एक एक्सपर्ट सब्जेक्ट है। कभी सोचा कि किसी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को क्यों नहीं बनाया उसका सेक्रेटरी? यहाँ एक कलेक्टर जो होते हैं वही सब कुछ पूरा का पूरा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में आईएएस भरे। आईएएस की योग्यता पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, बहुत अच्छे अयोग्य है, मान लिया मैं, लेकिन आप खेती के विशेषज्ञ नहीं है, आपने धनिया नहीं उगाई जिंदगी में। ठीक है, और आप पॉलिसी बनाते हो सर। हवाई जहाज उड़ाने वाला पायलट को अगर आप दे दीजिए कि ट्रक चलाइए, वो बहुत गुणी व्यक्ति है, और रेल चलाइए तो चला पाएगा। तो एक्सपर्ट सर्विसेज एग्रीकल्चर में इंडियन एग्रीकल्चर सर्विस क्यों नहीं है? 70% जनता जिससे जुड़ी हुई है, आपकी भोजन की थाली जिससे जुड़ी हुई है, जो एक्सपर्ट सर्विस है, जिसकी योजना बनाना सबसे महत्वपूर्ण है, जो रोजगार भी आपको देती है, भोजन देती है, फॉरेन करेंसी देती है, उसके लिए एक्सपर्ट सर्विसेज नीति बनाने के लिए क्यों नहीं है? और राजाराम त्रिपाठी जैसे सैकड़ों और भी किसान हैं, अपनी अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं। उन नीतियां बनाते समय प्रैक्टिकली जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनको अन्य देशों में जो जगह दी जाती है, भारत में नीति बनाते समय क्यों नहीं दी जाती? तीनों कानून कोई बुरे उतने नहीं थे। राजाराम त्रिपाठी जैसे 4 किसानों को बिठाते, उन तीनों कानूनों को किसानों के पक्ष में ढालते, और बड़े आराम से कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हो सकती थी, फायदा भी हो सकता था। लेकिन किसान वहाँ कोई था ही नहीं। उन्होंने पूरी की पूरी योजना ऐसी बनाई कि भाई घाटा हो तो पूरा किसान का, किसान की जमीन नीलाम हो जाए। तो मेरे कहने का मतलब, कृषि की नीति बनाने में किसान की सहभागिता न होना, नीतियों के क्रियान्वयन में किसानों की सहभागिता न होना, इसके कारण से कुएं में भांग पड़ी हुई है। और ये आज नहीं तो कल सरकार को करना पड़ेगा। आपको ये लगता नहीं कि हमारे यहाँ ये सरकार बात करती है कि कृषि आधारित हमारे यहाँ मतलब इकोनॉमी है, लेकिन इतना कुछ फोकस किया जाता है कृषि क्षेत्र ये वो, लेकिन हालात 10 के 10 बने हुए हैं, किसानों की स्थिति सुधरती नहीं। तो आपको ये नहीं लगता कि कुछ मुद्दों की तरह खेती किसानी भी ये चुनावी मुद्दे पर है, जहाँ चुनाव आते तो नेता लोग आश्वासन देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हर साल किसानों को बोनस की बात होती है, एनकरेजमेंट अलाउंस की बात होती है, उनका नुकसान भरपाई की बात होती है, लेकिन उनकी स्थिति 10 की 10 बनी हुई है। इससे आपसे क्या विचार? सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ नीतियाँ जो बनती हैं, वोट बैंक एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सबसे बड़ा वोट बैंक हालांकि किसान है, 61% से 70% तक किसान परिवार है वोटर, लेकिन किसान आज तक एक वोट बैंक नहीं बन पाया है। जब ये वोट देने जाता है, जबकि छोटा किसान बड़ा किसान सरकार ने हमेशा बांट के रखा, क्यों? छोटा किसान बड़ा किसान में भेदभाव नहीं करना चाहिए था, मेरा मानना है। ऐसा नहीं है कि बड़ा किसान के यहाँ बीमारी नहीं आती, या बाढ़ आई तो बड़ा किसान को छोड़ दिया, या सूखा आया तो छोड़ दिया, बीमारी आई तो छोड़ दिया, या बड़ा किसान है या गैर आदिवासी है तो उसका मार्केट उसको ज़्यादा रेट दे देगा, पंडित जी हैं तो इनका माल थोड़ा ज़्यादा ले लो, ऐसा तो नहीं है। मार्केट तो समान व्यवहार करता है। तो फिर आप योजनाओं में छोटे बड़े किसान क्यों बांटते हो? ताकि फूट पड़ी रहे। किसान वोट बैंक नहीं है। जो वोट देने जाता है तो बामन, ठाकुर, पिछड़ा, अगड़ा, दलित बन जाता है। वो जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। अपने मुद्दे पे जिस दिन किसान वोट करेगा ना सर, एक बता रहा हूँ, किसान जिसे चाहे कुर्सी में बैठेगा। 38%, 39% वोट पाके सरकार बनती है यहाँ, और 70% हम हैं। हम तो जिसको बोलेंगे कुर्सी में बैठेगा, जिसको बोलेंगे उतरेगा, लेकिन हम एक है ही नहीं। हम तो जब वोट, जैसे ही हम मतदान बूथ में घुसते हैं, हम देखते हैं कि हमारा प्रत्याशी कौन है, हमारे जात का है, हमारे क्षेत्र का है, वो सारा गणित होता है। उससे उसी गणित से टिकट भी बढ़ता है। तो ये जातिगत जो व्यवस्था है और टिकट बांटने में जो होता है, वो उसके कारण किसान आज तक फोकस में कभी है ही नहीं, केवल चुनाव के समय। अच्छा, जो आपने सब्सिडी की बात कही, मैं चैलेंज करता हूं कि आप एक तरफ सारे प्लानिंग कमीशन के एक्सपर्ट को बिठा लो, आप जितने से बड़े आपका योग्य आईएएस उसको बिठा लो, दूसरी तरफ मुझे बिठाओ, और मैं बताऊंगा कि किसानों का जो घाटा हर साल हो रहा है आपकी नीतियों के कारण। ठीक है, केवल दाल का बताता हूँ, दाल में 54 रुपया अरहर का, तुअर का किया, और 3845 रुपये बिका, 36,000 करोड़ किसान घाटा हुआ। हर साल 5 लाख करोड़ का, 7 लाख करोड़ का किसान का घाटा हो रहा है, उसको सही मूल्य न मिलने का है। और आपकी टोटल सब्सिडी जितनी है 2 लाख करोड़ में सिमट जाती है, यानी 4 से 5 लाख करोड़
का घाटा हमारा है। आप कर्जा माफी वगैरह करने के बाद भी 5 लाख करोड़ हमसे आप हर साल ओ कर रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं। और ये जो आपका भारत शाइनिंग इंडिया था और ये जो आपको दिख रहा है चमक दमक ना, ये किसान के दम, किसान का पैसा है, किसान का खून पी रहे हैं आप। ये अर्थव्यवस्था बड़ी अच्छी चीज बोली धान का। सर धान क्यों सड़ता है पता है? धान सड़ के और कीमती हो जाता है। जो शराब बनती है, समझिएगा, शराब बनने वाला 31 रुपया में धान बिका, 31 रुपया का धान को खरीदेगा सरकार से तो 35 में 34 में खरीदेगा, क्योंकि स्टोरेज वगैरह हो गया। 35 में खरीद के सड़ाएगा तो 6 रुपया उसको सड़ाने का कास्ट आएगा, 41 रुपया हो गया। वो 41 रुपया उसको सड़ाने में लगेगा। और वही धान जो है 31 रुपया का 12 रुपया में खराब है धान करके 8 रुपया में नीलाम कर दिया जाता है। तो 42 रुपये की चीज 8 रुपया में लेता है तो हर शराब बनाने वाला काहे सबसे ज्यादा अमीर है? तो ये इसमें पॉलिटिक्स है हर जगह। दिक्कत ये है कि चाकू कहीं भी गिरेगा, कटेगा खरबूजा ही, मरेगा किसान ही। सारी नीतियां ऐसी पॉलिटिक्स और गलत सर, ये सरकारी जो नीति MOU आपके और सुपर ओवर के बीच में जो हो रहा है वो क्या है? ये लोग क्या प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ? यहाँ पे महिलाओं का एक समूह है, उसके बारे में प्रमोद बताएंगे। ये संक्षेप में मैं बताऊंगा। ये पेड़ लगाएंगे, कुछ क्षेत्रों में जड़ी बूटियों की खेती शुरू करेंगे, हम इनको गाइडेंस करेंगे और मार्केटिंग कराएंगे, मार्केटिंग देंगे। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज़ प्रभात मीडिया।